आप सभी जानते हैं ठीक उस तरह जिस तरह हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं। तो जिस तरीके से फंडामेंटल राइट की बात हम करते हैं पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक उसी तरह फंडामेंटल ड्यूटीज़ आती हैं पार्ट 4A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम उर्वशी त्यागी है और आज हम डिस्कस कर रहे हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ यू शुड नो अबाउट। तो सबसे पहले फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी कि हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य। तो एक तरफ हमारे पास कुछ अधिकार हैं, ठीक उसी तरह हमारे पास कुछ कर्तव्य भी हैं। और एक सवाल ये कि क्या हमेशा से ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में थी? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था उसमें ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं थी, ये बाद में उसमें जो है लाई गई हैं। और ये लाई गई हैं 42nd अमेंडमेंट से, जो कि आई थी 1976 में। क्या आप जानते हैं 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है? और उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। साथ ही साथ एक और चीज़ ये है कि इनिशियली हमारे पास सिर्फ 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, लेकिन 2002 के 86th अमेंडमेंट के बाद से हमारे पास टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ की जब हम बात कर रहे हैं तो हमें इनका आर्टिकल जानना भी ज़रूरी है। ये आती हैं पार्ट 4A के अंदर आने वाले आर्टिकल 51A में, जो कि रन कर रहा है A से लेकर K तक। लेकिन ऐसा K जो है ये हमेशा से नहीं था, ये बाय 86th अमेंडमेंट 2002 ऐड किया गया। अगर अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करें तो उनमें आते हैं टू अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो हमारा ये संविधान है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको रिस्पेक्ट करना, इससे अबाइड होना, इसकी चीज़ें मानना। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम है, वो सबसे ऊपर है, वो सर्वोपरि है, तो उसको मानना भी ज़रूरी है। साथ ही साथ और भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, जैसे कि टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। हम जानते हैं इंडिया में अलग अलग रिलीजन हैं, अलग अलग कम्युनिटी के लोग एक साथ रहते हैं, अलग अलग कास्ट के लोग एक साथ रहते हैं, तो इसलिए ज़रूरी है कि एक भाईचारे की भावना सभी में हो। इसके बाद हमारे पास है टू अपहोल्ड प्रोटेक्ट द इंटेग्रिटी, यूनिटी एंड सोवरेनिटी, यानी कि हमें भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता में मानना चाहिए और विश्वास करना चाहिए। इसके बाद हमारे पास है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द पब्लिक प्रॉपर्टी, टू प्रोटेक्ट द पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर एनी काइंड ऑफ वॉयलेंस। साथ ही साथ एक हेरिटेज और जो कंपोजिट कल्चर है उसको प्रोटेक्ट करना और प्रिजर्व करना। इसके बाद कुछ और फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, जैसे कि नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना। नेचुरल एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, लेक, पॉन्ड, ये सारी चीज़ें। तो इसीलिए हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी बात करते हैं, यानी कि ऐसी डेवलपमेंट जो हम अपने रिसोर्सेज को पूरी तरीके से ख़राब या एक्सप्लॉइट भी ना कर दे, कि हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ भी ना बचे। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण फंडामेंटल ड्यूटी होती है जो कि के में है। के बात कर रहा है कि जो पेरेंट है या गार्जियन है वो बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड करें, खासकर जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनके लिए एजुकेशन की भी फंडामेंटल ड्यूटी डाली गई है। और ये वही ड्यूटी है जो 86 अमेंडमेंट 2002 के बाद से ऐड हुई। तो हमें यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि अधिकारों की बात सब करते हैं, लेकिन जब कर्तव्यों को पूरे करने की बात आती है तो कुछ ही लोग बढ़कर सामने आते हैं, बाकी लोग पीछे चले जाते हैं, पीछे कदम रख लेते हैं। तो ये चीज़ गलत है। अगर हम मौलिक अधिकार को बढ़ चढ़ के बात करते हैं तो हमें मौलिक कर्तव्यों की भी बात करनी ज़रूरी है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। कीप वॉचिंग लॉ सीखो। आपका कोई भी क्वेरी, कोई भी पॉइंट है, आप हमें शेयर कर बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।